बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आजकल ऑब्वियसली मुल्क में इलेक्शंस को लेके बहुत बहस चल रही है। एक ख़त हमारे सामने आया था जो कि सदर साहब ने लिखा प्राइम मिनिस्टर को, और ये कहा कि आप तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचें, और ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है जिसमें उन्होंने इलेक्शंस मुलतवी किए हैं पंजाब के, उस पर आप मुतल्लिका इदारों को, ऑफिशल्स को ये अहकामात जारी करें कि उसी तारीख पर ऐलान कराएं जिसका पहले ऐलान किया गया था। लेकिन असल बात यह है कि यहाँ पर जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से जवाब आया है वो पूरी पीडीएम के शायद अक्कासी इस तरीके से करता है कि सदर साहब को लेके बहुत ज़्यादा पहले से ही पीडीएम की जमातों का एक मौक़िफ़ रहा, और वो ये रहा कि सदर साहब जो हैं वो एक जमात की तर्जुमानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इस ख़त का जो जवाब दिया है वो ये है कि जी आपका ख़त यकतरफ़ा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज़ दिखाई देता है। इससे आगे वज़ीर आज़म ने लिखा कि आपने सदर के आईनी मनसब का जो आईनादार होना चाहिए आपके इस ओहदे को, वो नहीं है। फिर साथ ही साथ उन्होंने अपने हलफ के मामले का भी उनको याद करवाया कि आर्टिकल 91 क्लॉज 5 के तहत बतौर वज़ीर आज़म मेरे हलफ के मामले में भी आपने आईनी फ़र्ज़ निभाने से गुरेज किया। फिर क्योंकि उसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस का जिक्र किया गया था सदर साहब के ख़त में, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको याद करवाया कि आपकी तवज्जो में ह्यूमन राइट्स वॉच की सालाना वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 की तरफ दिलाता हूँ, और पीटीआई उस वक्त इक़्तिदार में थी और उस वक्त क्या क्या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी। सो बहरहाल वज़ीर आज़म ने ये मुफस्सल जवाब जो है वो इनको लिखा है, 5 सफ़ात पर मुश्तमिल। इस पे भी बात करेंगे। इलेक्शंस को लेके बहुत सारी कयास आराइयाँ हैं, और इवेंचुअली ऐसे ही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ही ये मामला हल होगा कि इलेक्शंस कब होते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रहता है या नहीं। लेकिन आज का प्रोग्राम जो मैं जिसका आगाज़ में करना चाहूँगी, एक तो रमज़ान मुबारक का महीना है, अवाम की जो मुश्किलात हैं उस पर ऑब्वियसली तवज्जो कम हो जाती है जब ये सियासी मामलात और अदालती मामलात हमारे सामने आते हैं। और इस वक्त भी जो पूरी हुकूमत का फोकस है मीडिया पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानात देने तक ही है। हुकूमत इस वक्त आवाम के लिए क्या कर रही है, सबसे बड़ा इशू वो है। रमज़ान में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ, इस पे सवाल उठता है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही तकलीफ दे है, वो मनाजिर बहुत ही तकलीफ दे हैं कि गुर्बत से पिसी हुई आवाम जिसको रमज़ान मुबारक के महीने में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुफ्त आटा जो है वो ऑफ़र किया जाता है। लेकिन क्या इतनी बड़ी रियासत और क्या इतनी बड़ी हुकूमत पर उस वक्त सवाल नहीं उठते कि वो उस आटे की फराहमी के प्रोसेस को ही सही तरीके से नहीं इंश्योर कर पाते, और वो जो आटे की फराहमी का तरीका है, जिस तरीके से लोगों को ये आटा फराहम किया जा रहा है मुफ्त आटा, वो अभी तक मुख्तलिफ शहरों में 6 लोगों की जानें जो है वो ले गया है। बड़ा अफसोस होता है कि जी भक्कर में एक खबर आई हमारे पास कि घंटों कतार में एक शख्स अपनी बारी का इंतजार करता रहा और वहीं पर दम तोड़ गया। फिर इसी तरीके से मुजफ्फरगढ़ में भगदड़ की वजह से एक बुजुर्ग खातून जो हैं वो अपनी जान से गईं। फिर चारसद्दा में भी इसी तरीके से जो स्टैम्पीड होती है, धक्कम पेल होती है, भगदड़ मचती है, उसमें एक शहरी जो है वो जाँ बहक हुआ। फिर मुल्तान में, फैसलाबाद में और कोटद्दू में रमज़ान में रोज़े की हालत में लोग कतारों में लगे हुए हैं। 3 लोग जो हैं वो वहाँ पर दिल का दौरा पड़ जाने से, हार्ट अटैक से जो हैं वो जाँ बहक हो जाते हैं। सो वो जो पूरे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सरकारी अफसरान हैं, जिनकी जिम्मेदारी है और ऊपर बैठी हुकूमतों की जिम्मेदारी है, क्या वजह है? क्या उनको खौफ नहीं है कि उनको जवाबदेह होना पड़ेगा कि आप इतनी छोटी सी चीज़ को भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं? इससे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि मेरे जो तीनों मेहमान हैं वो ज़रा इस पर भी बताएं कि जो बेसिक आटे की फराहमी का मामला है, क्या इतनी भी कैपेसिटी नहीं रह गई अब हमारी हुकूमतों में? हमारे पास सरदार लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, फॉर्मर गवर्नर पंजाब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हुमायूं अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और आज ही हुमायूं साहब को फोकल पर्सन फॉर इलेक्शंस भी बनाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर फॉर इकोनॉमी एंड एनर्जी और असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी हैं आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। आप तीनों को खुश आमदीद कहते हैं।
खोसा साहब, इफ़ आई मे स्टार्ट विद यू, ये फरमाइएगा कि हम मुख्तलिफ शहरों में जो किस्से देख रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई इंसिडेंट आ रहा है हमारे सामने, क्या कि जी भगदड़ मच गई। क्यों भगदड़ मच गई? कि आप गरीब आवाम को एक मुफ्त आटे का थैला ही सही तरीके से फराहम करने की कैपेसिटी नहीं रखते। ये क्या, किस पे सवाल किससे होना चाहिए? कौन है इसका जिम्मेदार? ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के कार्ड होल्डर्स ही के लिए किया गया है। मेरे ख्याल में तो बुनियादी तौर पर ये पॉलिसी ही फ्लॉड है, गलत है, इसलिए कि आप इस तरह से क्या बांट सकते हैं थैले उन 76 लाख लोगों को और 23 करोड़ आवाम को आप इस तरह कसम पुरसी के आलम में छोड़कर, क्या भगदड़ नहीं मचेगी? जब मैं गवर्नर था तो मुझे याद है कि इसी तरह थैले मैं बांटने के लिए एक दफ़ा ले गया तो ऐसी भगदड़ मची कि गरीब आदमी, जो लागर आदमी है, जो बेबस आदमी है, जो औरतें हैं बूढ़ी, जो मर्द बूढ़े हैं, वो तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते थे ट्रकों पर। वो तो एक भगदड़ मचती थी और वो जो तकड़े मुछ डंडे होते थे वो आके सारा ले जाते थे। इस तरह से देखिए, इस तरह से नहीं हुआ करता है। मुझे समझ नहीं आती है कि किसने ये पॉलिसी बनाई है और किस तरह से ये जो है इसको बांटा जा रहा है। या तो आप देखें यूटिलिटी स्टोर्स पर इसको जो है वो सब्सिडाइज्ड यानी सस्ते दामों या मुफ्त भी अगर करना है तो आप उन यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए से बांटिएगा, या फिर जिस तरह से पहले होता था राशन कार्ड का सिस्टम होता था, इस तरह से तो ये भगदड़ मचेगी, इस तरह से तो ये होगा। मैं समझता हूँ ये सारी पॉलिसी ही फ्लॉड है। और इस तरह से आप समझते हैं कि आवाम को आप जो है देकर आप राज़ी कर लेंगे। पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम, खुदा का खौफ करें, इस तरह से मत उनको अजियत और कर्ब में मजीद डालें। मैं नहीं समझता कि ये पॉलिसी इस लायक है कि इस पर अमलदारी हो भी सकती है। आप रोज़ की देख रहे हैं जिस तरह से हो सकता है। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड होल्डर्स ही सिर्फ जा सकते हैं। अब ये कितनों लोगों को आ गई है कि वो अपना वो कार्ड लेकर जाएं और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले ही सिर्फ कार्ड होल्डर्स ले जा सकते हैं। ये तो एक इंप्रेशन दिया जा रहा है जैसे सारे पाकिस्तान के अवाम को जो है ये आटा मुफ्त बांटा जा रहा है। तो ये पॉलिटिकल गिमिक जो है नहीं होनी चाहिए। लोगों के साथ बहुत ही लोग तकलीफ में हैं, लोगों की मईशत बहुत कसम पुरसी के आलम में, इस डगरगूं कैफियत में खुदारा। और फिर ये देखिए, अगर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होनी है और ये जो है एक बैशिंग होनी है किसी की और इक़्तिदार की, ये कश्मकश में आवाम को मत रोलें, मत इसमें करें। मैं नहीं समझता कि ये काबिल अमल है। इस तरह से ये और ज्यादा बैकलैश आएगी और 47 अरब या 50 अरब के फिगर्स देते हैं कि हमने दिया, आपके पास जहर खाने को तो पैसा नहीं है। अब अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस तरीके से आप भिखारियों को भी नहीं देते हैं। जो ट्रक्स जिस तरीके से जा रहे हैं और वहां पर आप आटे के थैले जो है फेंक रहे हैं और लोग जैसे आ रहे हैं और वो उठा के लेके जा रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो भगदड़ तो मचनी ही है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ इसमें कि आप जिस तरीके से सफ़ेद पोश तबके की जो इज़्ज़त है, तकरीम है, आप वो ख़त्म करते चले जा रहे हैं। एक आम इंसान की कोई इज़्ज़त रह ही नहीं गई है जिस तरीके से हुकूमतें जो हैं वो ये राशन या आटा फराहम कर रही हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। कुछ और ऑब्वियसली मौज़ूआत भी हैं, सियासी मामलात भी हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हम आपको बता रहे थे कि आज वज़ीर आज़म ने भी सदर साहब के ख़त का जवाब दिया है और बहुत सारी बातें की हैं। सदर साहब को ये याद कराया है कि वो अपने आईनी मनसब का पास नहीं कर रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि जब हमारी सियासत में इस कदर अदम बर्दाश्त आ जाए, इंटॉलरेंस आ जाए कि आप किसी का मौक़िफ़ सुनने को तैयार नहीं है, किसी के वजूद को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इस कदर पोलराइजेशन पूरी सोसाइटी में, पूरे माशरे में आपको नज़र आ रही है। बिलाल कियानी साहब, ये सियासत हो रही है, ये क्या हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपनी शो में दावत देने का। देखिए बात ये है, और राना सनाउल्लाह साहब की बात का मतलब अगर आप ने पूरा, और आपने अच्छा किया कि क्लिप पूरा सुनाया, उन्होंने कॉन्टेक्स्ट दिया इमरान खान साहब की बात का, और वो उनके अल्फाज उनकी माइंडसेट की ककासी कर रहे हैं कि खान साहब ने बार बार एक इश्ताल अंगेज़ी करके, एक प्रोवोकेटिव ज़ुबान इस्तेमाल करके बार बार ये ख़ुद ही
एक कत्ल की साजिश का ड्रामा करके ये कल भी कंटेनर के पीछे खड़े हुए थे, बुज़दिल, पहले बहादुरी की बात करते थे, दूसरों को बुज़दिल कहते थे, ख़ुद ह्यूमन शील्ड्स के तौर पे बच्चों और ख़वातीन को आगे ला के एक जायज़ गिरफ्तारी के लिए अपने आप को पेश ना करके 5 दिन जो उन्होंने यहाँ पे नुकसान करवाया, जिसमें हमारे पुलिस का अमला भी, आपने देखा पंजाब हुकूमत की पुलिस का अमला भी, वो भी उनको भी नुकसान हुआ, और साथ साथ वहाँ पे जो एक कॉन्फ्रंटेशनल और एक जो माहौल था वो सारी इमरान खान साहब का पैदा किया हुआ था। तो बात यह है कि खान साहब मुस्तकिल बहुत ही डिलिबरेटली एक माहौल चाह रहे हैं जहाँ पे इसी तरह का एक टेम्परेचर बढ़ा रहे, और ये बार बार बात इसी पे आए मुझे कत्ल करने की साजिश है, और वो साजिश भी हर तीसरे दिन तकरीर में बदल देते हैं, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं, कभी मिलिट्री लीडरशिप पे लगाते हैं, कभी एक सियासी लीडर पे लगाते हैं, कभी हमारी जमात पे लगाते हैं। तो ये खान साहब जो एक इन्वायरमेंट बना रहे हैं और बनाना चाह रहे हैं, और ये समझते हैं उनका यही तरीका है, इसको शदीद हम मजम्मत करते हैं, और राना सनाउल्लाह साहब भी इसी के मतलब अपने बयान में बात कर रहे थे जी। ओके, चलें, ये हुमायूं अख्तर खान से भी बताइएगा कि जिस तरीके से बार बार अब तो हुकूमत के वज़रा जो हैं वो मीडिया पर आकर आप लोगों को दावतें दे रहे हैं कि आप बैठें बात करें, उसमें लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ का बयान आया, फिर एहसन इकबाल साहब का बयान आया, फिर इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि अगर बात करनी है तो हम सेनेट से आगाज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपके लोग मौजूद हैं। कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है जिसमें आपके लोग फॉर अ चेंज शिरकत कर रहे हैं, सेनेटर्स आपके जा रहे हैं। सो क्या आपकी तरफ से भी ये कोई इंडिकेशन है कि आप लोग भी एक कदम पीछे हटने को तैयार हैं या नहीं? हमारी तरफ से तो इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि मैं बातचीत करने को तैयार हूं इलेक्शन की डेट के लिए। उन्होंने फवाद चौधरी ने कई मरतबा कहा है हम बातचीत करने को तैयार हैं। प्रॉब्लम यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पीडीएम ले लें, पीडीएम के अंदर यूनानिमस व्यू नहीं है, पीपल पार्टी कुछ और सोच रही है और पीएमएलएन कुछ और, विद इन पीएमएलएन भी यूनानिमस व्यू नहीं है। लंदन से कोई और आवाज आती है जो कि मरियम नवाज शरीफ की आवाज होती है, और प्राइम मिनिस्टर से जरूरी नहीं कि वही आवाज हो, और कुछ तो सीनियर मेंबर्स शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, वो तो टोटली डिफरेंट टेंजेंट पे निकले हुए हैं। हमारी तो देखिए हमारी तो बड़ी सिंपल सी एक डिमांड है। हम कोई आइन की खिलाफ वर्जी की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि ये मुल्क जिस तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक सिचुएशन हो जो सिर्फ हम नहीं कह रहे, सारी दुनिया कह रही है, चाहे वो तखरीबकारी जो सर एक दफा फिर टेररिज्म इस मुल्क में उठा रही है, हम तो कह रहे हैं कि इसका हल एक फ्रेश मैंडेट है। पहले दिन से 10 अप्रैल 2022 से हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं, और वो पंजाब हुकूमत जो हमने बाय इलेक्शन में बट आप जो चीजें बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन की बकौल यही दो वजूहात हैं जिसकी बिना पे वो वक्त पे इलेक्शन नहीं करवा पा रहे। मैं जरा बात मुकम्मल कर लूं जी, मैंने अभी बात मुकम्मल ही नहीं की। ये जो हमने अपनी दो हुकूमतें जी मैं आप ही की और आप देख रहे हैं कि हम क्या भुगत रहे हैं, ये दो वजूहात बता रहे हैं इलेक्शन ना कराने की। हम जी ये मैं गुजारिश करूं, हमारी डिमांड सिर्फ ये है, एक तरफ से कहा जाता है कि जी आप हमसे बात करें, दूसरी तरफ रैली, एक इलेक्शन रैली, हमारी किसी रैली में ये जलसे में तोड़ फोड़ नहीं हुई। हमारी रैली में कल भी बच्चे, फैमिलीज पैदल चल चल के पहुंची हैं। कल इतने टेंस हालात में हमारी तो कभी रैलीज में तोड़ फोड़ नहीं हुई। रैली हमने निकालनी थी जिसमें इतना मारा गया और वाटर कैनन इस्तेमाल किए गए, एक हमारा वर्कर जो है वो शहीद हो गया। उसके बाद जमान पार्क के अंदर टीयर गैसिंग हुई, जमान पार्क के अंदर धावा बोला गया गेट तोड़ के। ये जो हमने एक जलसा कल करना था, 2000 बंदे हमारे कैद कर लिए गए लाहौर में। मैंने आज तक नहीं देखा, मैं 35 साल से शासित कर रहा हूं। लाहौर की हर सड़क जो है वो कंटेनर से बंद की हुई है। भाई हम क्या उधर कर रहे हैं, हमको बम चलाने लगे हैं? हम तो एक जलसा कर रहे थे, आपने देखा वो जलसा हुआ। फिर भी आप जितना मर्जी रोक लें, आप जितना रोक रहे हैं लाहौर को, लाहौर उतने भरपूर अंदाज से बाहर आ गया है। दूसरी ये बात है कि इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है। हम समझते हैं कि हमने इलेक्शन कमीशन के इस डिसीजन को
ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, बहुत सी पिटीशंस उधर आ चुकी हैं और हमें उम्मीद है कि इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। और ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है तो वो कोई कार्व्ड इन स्टोन नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन करेगा कि कौन आईनी बात कर रहा है और कौन गैर आईनी बात कर रहा है। ठीक है, चलिए मुझे खोसा साहब ये बताइए, आपने भी राना सनाउल्लाह साहब का इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनका शॉट भी सुना, आपको दोनों तरफ से जब हम बात करते हैं सो पीडीएम आपको वो विजुअल्स दिखाती है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेट्रोल बम जो है बनाए जा रहे हैं, बॉम्ब्स फेंके जा रहे हैं पुलिस अफसरान के ऊपर, वो कहते हैं कि जी देखें पुलिस अफसरान को किस तरीके से मारा जा रहा है, वो फुटेजेस चला दी जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में। दूसरी तरफ जो पीटीआई का मौकफ है वो भी दोबारा हुमायूं साहब ने बता भी दिया है। यहाँ पे क्या वजह है कि इन पेशकशों के बावजूद कि आइए बैठिए बात करें, खान साहब की जब बात होती है तो फिर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो जी सियासी जमातों से तो बात करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको चोर डाकू लुटेरे कहते हैं, वो कहीं और देखते हैं, वो उनसे बात करने को तैयार नहीं है। सो हर कोई जो है वो इतने सबके स्टेक्स इन्वॉल्व हो गए कि कोई पीछे ही नहीं हटने को तैयार है। आपको क्या लग रहा है कि अभी ये पार्लियामेंट का जो मुश्तरका सेशन हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं कोई उम्मीद की किरण है कि कोई डायलॉग हो जाएगा? सेनेट से आगाज करने की बात की है एहसन इकबाल ने। देखें सादिया, जिस तरह यूनाइटेड नेशंस भी सीज फायर करवाती है, पहले तो सीज फायर होना चाहिए, राना सनाउल्लाह की जबान बंदी होनी चाहिए, पहली तो क्लियर बात है। अब देखिए कहते हैं कि जी हम अक्टूबर में खाक इन्होंने करवाना है इलेक्शन, जब ये खुद राना सनाउल्लाह कह रहा है कि अगर हम नहीं रहेंगे और कैपिटल पॉलिटिकल इनका जीरो पे चला गया है इसलिए इलेक्शन तो ये कभी करवाएंगे ही नहीं है। तो वो तो यही कह रहे हैं कि इलेक्शन होने ही नहीं है, वो अभी से ही ये ऐलान कर रहे हैं। और फिर जिस तरह से माशाअल्लाह रियासती आदाब को भी मलहूज नहीं रखा जा रहा कि सदर पाकिस्तान कोई भी हो, किसी पार्टी से भी हो, हमें इससे सरोकार नहीं है, लेकिन वो सरबराह ममलकत खुदादाद पाकिस्तान है। उस पर जो वजीर आजम साहब ने जो माशाअल्लाह मरासला लिखा है वो भी पढ़ने लायक है, वो भी तज़हीक है, हमारी रियासत की तज़हीक है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये वतीरा है। देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 साल हुकूमत की, मैं गवर्नर होता था तो तब भी मोहतरम शहबाज शरीफ साहब कभी सदर पाकिस्तान को रिसीव करने या वजीर आजम को रिसीव करने या उनको प्रोटोकॉल देने के कायल नहीं थे, और कहते थे खंजर फाड़ के जो है पेट में से खंजर फाड़ के और लटका के और पता नहीं कौन कौन सी ज़बान इस्तेमाल करते थे। ये बदकिस्मती से हमारी मुस्लिम लीग नून का और पीडीएम का ये वतीरा रहा है कि ये रियासती आदाब को बिल्कुल धज्जियों में बखेरते हैं, हवा में बखेरते हैं। तो जब तक आप ट्रस्ट डेफिसिट है तब तक आप बदकिस्मती से नहीं है। देखिए रमज़ान शरीफ का महीना है, बरकतों का महीना है, अल्लाह ताला ने तो खोल दिए हैं, दरवाजे भी खोल दिए हैं, शैतान को बंद कर दिया है। अरे फिर किस लिए शैतान हमारे अंदर फिर दोबारा उजागर हो रहे हैं? तो बेहतर यही है। देखिए रियासत डूब रही है, किसी ने रियासत का भी सोचा है, किसी ने अवाम का भी सोचा है। बिल्डिंग मेजर्स क्या हो सकते हैं इस वक्त? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या लेने चाहिए? देखिए दोनों जानिब से सीज फायर होना चाहिए। मोहतरम इमरान खान साहब भी कोई अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं करते रहे, माफ कीजिएगा, चोर डाकू से ये हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे। बाहर क्या वो भी मुंतखब लोग थे, ये भी मुंतखब है। ऑपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं होती है, नहीं है जमहूरियत, रियासत नहीं चल सकती है। सो ऑपोजिशन को और ट्रेजरी को मिल बैठ के करना पड़ेगा और हुकूमत को 2 कदम आगे आना पड़ता है। ऑपोजिशन हमेशा जो है ये तुंदो तेज बातें करती है, फायरवर्क करती है। ये हुकूमत का काम होता है कि उसको जो है ठंडा करना और उसको इकट्ठा करना, हुकूमत को ही बड़ापन दिखाना पड़ता है। लेकिन जाहिर है कि मोहतरम इमरान खान साहब अगर ऑन सेम पेज नहीं आएंगे, क्योंकि जो शुनीद में आया है कि ये जो कुछ बातें शाह महमूद कुरैशी साहब या असद उमर साहब या कैसर साहब या जो है खटक साहब करके जाते हैं, वो मोहतरम इमरान खान साहब वीटो कर देते हैं। तो पहले तो ये होना चाहिए ऑन सेम पेज, जिस तरह हुमायूं साहब कह रहे थे कि वो ऑन सेम पेज नहीं है, तो माफ कीजिएगा पीटीआई भी ऑन सेम पेज नहीं है। पीटीआई को भी चाहिए कि ये जो है मोहतरम इमरान खान साहब को पहले सॉफ्टन डाउन करें और ये आए। ये बड़ी गलत बात है, बिल्कुल कत्ल का मंसूबा बनाया है या नहीं बनाया है, लेकिन कातलाना हमला तो हुआ है, मोहतरम इमरान खान पर हुआ है कातलाना हमला, इसमें कोई शायबा नहीं होने चाहिए दूसरी आ रहा। तो यकीनी बात है कि आपको अगर आप कहने की दोनों को करना पड़ेगा, दोनों हम अपना जो बदजबानी है इस वक्त, जो बद तहजीबी दिखाई जा रही है, उसको रोकने की जरूरत है। और आपने खुद ही कह दिया कि खान साहब ने भी कुछ कम नहीं किया
यही राना सनाउल्लाह जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन पे जो हेरोइन डाली थी और फिर वो जिस तरीके से केस बनाया था, लोगों की शक्लों को लेके, राना सनाउल्लाह भी उस लिस्ट में शामिल हैं जिनकी शक्लों को लेके तो पता नहीं क्या क्या कहा जाता था जलसों के अंदर। बिलाल कियानी साहब, खोसा साहब जैसे कह रहे हैं कि ऑब्वियसली हुकूमतों को दिल बड़ा करना पड़ता है, हुकूमतों को कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। सो क्या आप लोगों की तरफ से इस चीज़ को इनिशिएट नहीं किया जा सकता? इनके सियासी कारकुनान जो गिरफ्तार हुए हैं, जैसे हुमायूं साहब ने कहा कि 2000 कारकुनान की गिरफ्तारियां हुई हैं, उनको रिहा करके। जी देखिए, मैं माजरत के साथ और नहायत एहतराम के साथ खोसा साहब की बात से एग्री नहीं करता, हालांकि ये कानूनदान भी हैं, ये लॉयर भी हैं, तो माजरत के साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। आरिफ अलवी साहब जितनी जल्दी इस सदारत से उतरेंगे, जितनी जल्दी ये आइन को तोड़ने का के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करेंगे, उतना ही मुल्क के लिए बेहतर होगा। इसलिए मेरे नज़दीक यकीनी तौर पे ये जो बार बार पीटीआई के कारकुन बन के ये सदारत की कुर्सी को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर इसी तरह का मुँह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जी, जहाँ तक मेरे ख्याल से जी आप ठीक है, दूसरी बात करी थी, हो गया कारकुनान की गिरफ्तारी का बता दीजिए। जी देखिए, देखिए जो भी कारकुनान गिरफ्तार हैं या जो भी हैं, आई एम श्योर कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा और वो उनको कोर्ट्स में अपना मुकदमा पेश करें, जी अपने आप को जस्टिफाई करें तो हम करेंगे। देखिए, इन लोगों के वक्त में, इमरान खान साहब के वक्त में, इन लोगों ने जिस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है, जिस तरीके से पूरी बैसाखियाँ इस्तेमाल करके पूरे निज़ाम को रिग करके हमारी लीडरशिप से लेके कारकुनान को उन्होंने विक्टिमाइज़ किया, जिस तरह जेलों में डाला, जिस तरह फिर जेलों के अंदर हमारी ख़वातीन लीडरशिप के साथ जिस तरह का मरियम नवाज़ साहिबा के साथ रवैया रहा, जिस तरह का फरियाल तालपुर साहिबा के साथ रवैया रहा, ये खोसा साहब जानते हैं। तो माजरत के साथ इनके पास कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल इस चीज़ को कंडोन करूँ कि कोई भी इलीगल चीज़ हो, मगर माजरत के साथ इनके पास कोई भी, आज आपने देखा फवाद चौधरी साहब ने, जो उनकी पार्टी के तर्जुमान हैं, जो एक लोटा इंसान है, जो एक मुफाद परस्त इंसान है, उसने जो आज हमारी दो ख़वातीन लीडर्स के मुतल्लिक जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की, वो इसीलिए ये ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक वो उनकी अपनी जो परवरिश है, जो उनकी अपना जो उनका तरीक़ेकार है, जो उनकी हकीकत है, वो ज़ाहिर करता है, मगर साथ ही साथ वो ये भी ज़ाहिर करता है कि इमरान खान साहब को क्या चीज़ पसंद है। ये लोग बार बार इस तरह की इश्ताल अंगेज़ी करते हैं। मैं माजरत के साथ, आपने बात की कि हुकूमत को 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए, PMLN ने अपोजिशन में भी बार बार कदम आगे बढ़ाया, बार बार बालाकोट जैसे इंसिडेंट में इमरान खान ने यह मुनासिब नहीं समझा कि वजारत उज़्मा पे मुसल्लत शुदा ही सही ये शख्स आगे आके अपोजिशन के साथ इंगेज करे। ये अपोजिशन लीडर के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं था, या अपोजिशन के साथ एक कमरे में बैठने को तैयार नहीं था। इस बंदे की अना इसकी इतनी आगे रही है और इस बंदे ने कभी कोई माहौल बनाया ही नहीं है। तो इसलिए माजरत के साथ हमें कोई लेक्चर ना दे कि हम 2 कदम आगे बढ़ाएं। हमने हमेशा कोशिश की है कि चीजें रिजॉल्व हो, हमने हमेशा आग लगाई है। सही कह रहे हैं, और मैंने पहले भी कहा था, खोसा साहब की बात भी सही है कि दोनों तरफ से ये जो बदतहजीबी, बदजुबानी है ना, नहीं, ये इक्वलाइज ना करिए, इक्वेट ना करिए, जिसको सीज फायर का नाम दिया है खोसा साहब ने, कि ये फवाद का भी आपने हवाला दिया, बिल्कुल ऐसी ही बात है। जब इंसान के पास दलील ख़त्म हो जाए तो फिर आप गाली पे उतर आते हैं। मैं हुमायूं साहब, देखिए, ये अभी जिस तरह से बिलाल कियानी साहब ने भी हवाला दिया है कि हमने तो बार बार कहा है बैठने के लिए, आपने खान साहब की बात की थी, खान साहब एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जी बिल्कुल इलेक्शन की तारीख दे दें तो मैं बैठने को, बात करने को तैयार हूँ। फिर अगले इंटरव्यू में कहते हैं कि जी मैं हर किसी से बात करने को तैयार हूँ। फिर उससे एक अगला इंटरव्यू देते हैं, अगले दिन उसमें कहते हैं कि जी मैं इनसे बात तो नहीं करूँगा, ये तो चोर हैं, मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूँ, मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं वो मेरे से नाराज़ हैं, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। क्यों खान साहब इतना कतरा रहे हैं सियासी जमातों के साथ बैठने से? सियासत एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ही ऐसे लगता है बार बार देख रहे हैं, जहां से उनको कोई पॉजिटिव जवाब मिल नहीं रहा। ये तो आप लोगों की सोच है। इशू ये है जी, जो कि मेरा ख्याल राना सनाउल्लाह का जो आपने क्लिप दिखाया उसमें बहुत वाज़ेह हो गया है। PMLN की जो रई सही कसर थी जो आपको नजर आई थी जुलाई 2022 के ज़मीनी इलेक्शन में, PMLN को मालूम है, आपने कल लाहौर में देख लिया। मैंने अपनी 35 साल से मैं लाहौर की सियासत कर रहा हूं, मैं 6 इलेक्शन इधर लड़ा हूं, मैंने ये वाकयात नहीं देखे। आज मैं पूरे जोहर के बाद फिरा हूं, मेरे अपने हलकों में मुतअद्दिद घरानों में बीवियां, माएँ, बच्चे, बाप
परेशान फिर रहे हैं। कई दिन तो हमें ये पता ही नहीं चला कि ये जो हमारा एक नॉर्मल सा वर्कर था, क्या वो तकरीबकार था, कोई हेरोइन फरोश था, वो कत्ल करके भागा हुआ था। एक नॉर्मल वर्कर जो आज तक कभी उस पर इल्जाम, वो 10 दिन से यही नहीं पता था कि है किधर, किस थाने में, किस जेल में है। 2000 वर्कर। और आपने कल अगर आप लाहौर देखती कि जिस तरीके से कंटेनर से अंदर और बाहर सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए थे। मसला पीएमएलएन का यह है कि ये इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते। ये तो ऐसी बातें हैं कि हमने ये बुलाया, फिर ये किया, फिर हमने वो किया। ये इलेक्शन में जाना नहीं चाहते और अब ये गैर आईनी हथकंडों पे आ चुके हैं और जितने भी गैर आईनी हथकंडे ये इस्तेमाल कर रहे हैं अब, उतनी ही इनकी पोजीशन, वो एक अंग्रेजी का मुहावरा है ना, डिगिंग देमसेल्व्स डीपर इनटू द होल। वो जितने ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी पोजीशन और खराब होती जा रही है। दैट इज द डिलेमा ऑफ पीएमएलएन। दैट इज उनकी सियासत इस वक्त इस चीज के गिर्द कि किसी तरीके से, किसी हथकंडे से या इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करा दिया जाए या इलेक्शन को डिले कर दिया जाए। जैसे वाज़ेह तौर पे एक इलेक्शन ड्यू था 30 को, वो इलेक्शन कमीशन ने कहा, पहले इलेक्शन कमीशन कहता रहा है कि जी हम तो तारीख दे नहीं सकते। अब इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ पंजाब की इलेक्शन की बल्कि पूरे पाकिस्तान की बाकी इलेक्शनों की भी तारीख दे दी। हालांकि जो हुकूमतें बैठी हैं उन्होंने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। ये कमाल की चीजें हो रही हैं। ये चीजें अब कुछ जो सेंस है, हम उम्मीद करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो अब वो रोल अदा करेगा कि भाई आओ बात करो और आपस में कोई रेकंसिलिएशन करा के एक इलेक्शन की तारीख सामने आएगी। हम तो अब सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद लगा के बैठ गए कि वो ये रोल अदा कर दे, क्योंकि सर ऑब्वियसली ये कि सुप्रीम कोर्ट से आपकी उम्मीदें हैं, लेकिन जब सियासतदानों के आपस के डायलॉग की बात आती है, मेरा नहीं ख्याल कि खोसा साहब इससे भी कोई इख्तलाफ उनको होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा ऑब्वियसली जमहूरियत में बैठ के मुज़ाकरात की बात करती है। तो हुमायूं साहब, अगेन मैं अपने सवाल पे वापस आती हूँ कि इस वक्त सियासतदान अगर सियासतदान से बात नहीं करेगा, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखेगा या फिर वो कोर्ट्स की तरफ देखेगा, जैसे आजकल सारे सियासी मामलात कोर्टों में जाते हैं। फिर दूसरी तरफ जो है वो अमरीकी साइफर का आपने जो भी आपका एक नैरेटिव था, आपने जिस तरीके से कहा कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है, फिर उन्हीं अमरीकी ओहदेदारों से आपके शाम में जाके मुलाकातें कर रहे हो, हाउस ऑफ कॉमन्स को खत लिख रहे हैं आपके असद कैसर साहब। ओवरऑल पूरी दुनिया में आप अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को कह रहे हैं कैंपेन बनाएं। मुझे इससे एतराज नहीं है कि आप किस तरीके से अपनी लॉबी करते हैं। आपको नहीं लगता कि आप पाकिस्तान का एक पूरा का पूरा मुकदमा ही खराब कर रहे हैं सियासत के चक्कर में? पहले तो जरा अमेरिका का जवाब ले लें। कोई अमेरिका और पाकिस्तान दो ह्यूमन बींग्स नहीं है जिसकी कोई बड़ी इमोशनल रिलेशनशिप। ये स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप है। हमें एक मसला नजर आया, हम उसको पब्लिक के सामने लाए। अब इसका यह मतलब नहीं कि पीटीआई जो पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है, मकबूल जमात है, वो सारी उम्र के लिए अमेरिका से अपना नात का काट करके खत्म कर दे। इस तरह स्टेट क्राफ्ट नहीं चलता। तो ऑब्वियसली हमने अपना पॉइंट मेक किया एंड वी आर मूविंग ऑन। मैं खोसा साहब ये जानना जरूर चाहूंगी कि क्या वजह हुई है कि जो अमरीकी साजिश का एक नैरेटिव था और जिस तरीके से खान साहब ने बताया कि अमरीका हमारे खिलाफ है, तो अब वहां से इनकी सपोर्ट में पैगामात आने लग गए। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपको लगता है कि इतना मजबूत बयानिया बनाया, इतना लोगों को कन्विंस कर दिया कि अमरीका को भी अपने नैरेटिव से जो कि खान साहब के अगेंस्ट था यू टर्न लेना पड़ गया? लेकिन सादिया, ये तो खैर पीटीआई ही बताएगी। यू टर्न तो डेफिनेटली लिया, लेकिन साइफर भी एक हकीकत है और हमने तो शुरू से ही कहा था फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। अयूब खान ने भी कहा था, भुट्टो साहब ने भी कहा था, और जाहिर है कि गुलामी हमें किसी सूरत में अमेरिका हो या कोई सुपर पावर हो कबूल नहीं है। ये तो बदकिस्मती से डिक्टेटर्स ही हैं जो करते हैं। ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान को झोंका उनकी जंग में, मुशर्रफ ने पाकिस्तान को झोंका 9/11 में, अमेरिका की जंग में। हमारा क्या लेना देना था? 80,000 हमने इंसान आपने शहीद करवाए, पाकिस्तानी फौजियों ने अपनी जान के नजराने कुर्बानियां दी, पाकिस्तान की आवाम ने उसकी कुर्बानियां दी। हम उस जो है हमने अपना जो है अरबों रुपए जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ उसके हाल में। लेकिन देखिए ये जो है यकीनन साइफर एक था और उसने दी थी, ठीक है, जो हुआ उसके बाद हमने एक अदम एतमाद किया। सबसे बड़ी गलती इमरान खान की ये थी कि असेंबली से बाहर जाना उनका नहीं
नहीं बनता था। देखें उनके एलाइज उनको छोड़ गए थे, अदम एतमाद एक आईनी तरीका था, हो गया। रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को हाथ पैर बांध कर उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह, उस वक्त फारूक लिगारी, उस वक्त के आर्मी चीफ एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ पैर बांध कर हमें इलेक्शन में 17 सीटों पर लाकर खड़ा किया था। पंजाब से एक सीट नहीं थी, लेकिन रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने पार्लियामेंट का बाइकआउट नहीं किया था। लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन बनी थी, 17 सीटों के साथ डट के उसमें असेंबली में मुकाबला किया था उन्होंने। और हम बदकिस्मती से देखिए मोहतरम इमरान खान साहब छोड़ के तो राजा रियाज को बना के आ गए और सारा कुछ अब अपने खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। फिर 2 असेंबलियां थी, वो भी उनसे भी देखें, जब तक आप पार्लियामान को बेतौकीद करेंगे, पार्लियामान रियासत है, रियासत अब अगर आर्टिकल 7 में उसकी तारीफ देखें तो रियासत शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो कहा था ताकत का सरचश्मा अवाम है, उसने मुंज़बित किया आइन में 1973 के आर्टिकल 7 में सिर्फ अवाम ही को मुक़्तदिर किया गया है, अवाम ही को हक़ हुक्मरानी का हक है, नीचे से लेकर ऊपर तक टियर जो है, और मुंतखब नुमाइंदे अपने मुतरश्शे शुदा जो आइन है, जो ऐवान है, उनके जरिए जो है हुकूमतें बनती है। ये है रियासत, और रियासत को बेतौकीद नहीं करना चाहिए, ये अवाम को बेतौकीद करना। खान साहब की उस पार्लियामान से बाहर आना था। ठीक, खोसे साहब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कल के प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि जो ईसीपी का ये डिसीजन आया है कि पंजाब में इंतखाबात मुलतवी हुए हैं, और उसके बाद केपी के गवर्नर ने भी लिख दिया है ईसीपी को कि वो उनके सूबे के इंतखाबात भी 8 अक्टूबर को ही कराएं, तो उसके बाद बहुत सारे लीगल सवालात तो खड़े हो ही गए हैं कि दोनों सूबों के अंदर जो निगरान हुकूमतें हैं फिर उनका स्टेटस क्या होगा। पहले ही ये बहस चल रही थी कि पूरे मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात नहीं होंगे तो फिर कभी भी नहीं हो पाएंगे, और फिर ऑब्वियसली वर्किंग रिलेशनशिप्स क्या होगा उन जगहों पर जहां निगरान हुकूमतें हैं, या उन जगहों पर जहां पर मुंतखब किसी सियासी जमात की हुकूमत आ जाएगी। लेकिन मुझे बिलाल कियानी साहब ये बताइए कि जो तौजीहात पेश की हैं ईसीपी ने इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए, वो बेस करती हैं आपकी वजारतों पर, जहाँ पे आपके सागदार साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने आकर टीवी पर कह दिया था कि हम नहीं करवा सकते इंतखाबात, फंड्स नहीं हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, इंटीरियर ने ये कह दिया था कि सिक्योरिटी नहीं है, एहलकार फराहम नहीं किया जा सकते। सो ईसीपी से ज़्यादा आपको नहीं लगता कि यही मौक़िफ़ जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, देंगे, सो आपकी हुकूमत जो है उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है? तो कंटेम्प्ट के लिए तैयार हैं फिर आप? जी देखिए सादिया साहिबा, नंबर 1 ये इलेक्शंस की डेट तय करने का फ़ैसला और इख्तियार भी इसका इलेक्शन कमीशन के पास ही है। हाँ, जो आपने बात की कि हुकूमत के जो दीगर इदारे हैं, जो की दीगर वजारतें हैं, उनसे जब इलेक्शन कमीशन इनपुट लेता है तो उन्होंने अपने एहलकार की अवेलेबिलिटी के मुतालिक, फंड्स की सिचुएशन के मुतालिक अपनी इनपुट ज़रूर दी, मगर इवेंचुअली ये इलेक्शन कमीशन का ही फ़ैसला है, और पहले भी था। और आप जानती हैं कि जब तक 30 अप्रैल की डेट कायम थी पंजाब इलेक्शंस की, तो हमारी जमात PMLN बिल्कुल इलेक्शंस की तैयारी के में मसरूफ़ थी। हम डिविजनल दौरे भी कर रहे थे, आपने हमारी एक उस स्केड्यूल के मुताबिक अपनी तैयारियां भी कर रहे थे। हमने पार्टी के टिकटों की दरख्वास्तें भी तलब कर ली थी। तो बिल्कुल हमारी पार्टी तो जी जब भी इलेक्शंस होगा उसके लिए तैयार होगी। जहाँ तक आपने बात की दूसरी कोर्ट के हवाले से, एक जो मेरे इल्म में है, एक पटिशन दायर हो गई है, और वो लेट्स सी अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत होगी, उसमें उसके मुख्तलिफ पहलू आएंगे। जैसे कि आप जानती हैं कि जहाँ पे आइन की एक शिक ये है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। इसमें एक और चीज भी तो है ना, सवाल ही पैदा होता है कि ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ने बताया कि उनको वजारतों की तरफ से, हुकूमतों की तरफ से क्या जवाब मिला, तो क्या वजारत ख़जाना जो ये कह रही है कि अभी फंड्स नहीं है, 8 अक्टूबर की तारीख आ गई है, वजारत ख़जाना ने ये एश्योरेंस दे दी है, गारंटी दे दी है कि जी 8 अक्टूबर को फंड्स आ जाएंगे, मुल्क की मईशत सही हो जाएगी, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कह दिया, या इंटीरियर ने कह दिया कि हाँ सिक्योरिटी तब तक ठीक हो जाएगी, गारंटी दे दी है उनको? जी देखिए, जो जहाँ तक वजारत ख़जाना का मौक़िफ़ है वो सिर्फ इस हद ये नहीं है कि फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी तक महदूद नहीं है, वो ये भी है कि डबल एक्सपेंडिचर इनकार होगा अगर आपके अभी इंतखाबात होंगे और आइंदा होंगे।
मगर जैसे मैंने कहा, देखिए ये मामला अगर अब कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा कि जिस इनिशियल फैसले के तहत ये 30 तारीख की डेट आई थी और इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल अनाउंस किया था, वो आपको याद होगा वो अच्छा खासा मुतनाज़ फैसले था, जिसके अंदर जो बेंच फॉर्मेशन थी उसके ऊपर भी सवाल उठे थे। फिर जो फैसला आया उस पर भी आपको याद है वो जजेस का वो उस बेंच का मौक़िफ़ था 3-2 है। आपको पता है बहुत लोग ये जानते थे और हमारी पार्टी का आज भी मौक़िफ़ है कि वो एक्चुअली फैसला ऑपोजिट 4-3 था अगर आप दूसरे जजेस की राय लें। तो मैं ये ज़रूर एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा कि इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये बात इनकम्बेंट है कि वो इंश्योर करें कि अगर ये मामला ज़ेर समात आता है तो उसमें जो बेंच है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, उसमें बायस नजर आए। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, कल शेख रशीद ने एक बयान दिया ऑब्वियसली इसी जलसे के अंदर, और उसके बाद से सब लोग यही कह रहे हैं कि असल मामला जो है ना वो बोन ऑफ कंटेंशन ये है, असल कंसर्न पीटीआई का ये है, वरना पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो जाए 8 अक्टूबर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस पे ऑब्वियसली बार बार मरियम साहिबा ने भी कहा कि अब क्योंकि वो लोग नहीं हैं या वो इदारे नहीं हैं जिनकी तरफ से आप चाहते हैं कि सिलेक्शन फिर से हो जाए। शेख रशीद ने कहा कि जी 8 अक्टूबर को ये लोग इसलिए इंतखाबात कराना चाहते हैं क्योंकि तब हमारा सदर भी नहीं होगा और तब ये चीफ जस्टिस भी नहीं होंगे। सो यानी सारी रिलायंस उन्होंने कहा कि यहां पे इनकी। देखिए, मैं नहीं स्पेकुलेट करना चाहता कि मैं 8 अक्टूबर को इतनी सिग्निफिकेंस ही नहीं दे रहा। मैं अब देखना चाहता हूं कि अगले चंद दिनों में, हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। आपको याद होगा सादिया कि बैक इन दिसंबर हमने जब ऐलान किया कि हम पंजाब और केपी की असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे, तो हमने एक हफ्ता दिया था, एक पूरा हफ्ता दिया था कि जिस हुकूमत को, जिस पार्टी को एक टाइम पे पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन चाहिए तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। और हम तो हमेशा, हम तो किसी किस्म की कोई, अब तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है, लेकिन हम किसी किस्म की कोई एडवांटेज नहीं लेना चाहते थे। ये हम सिर्फ चाहते थे कि इलेक्शन हो, बेशक पूरे पाकिस्तान में इकट्ठा इलेक्शन हो। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। एक दफा जब आपकी पंजाब असेंबली और केपी की डिसॉल्व हो गई तो देन द मैटर इज आउट ऑफ आवर हैंड्स। उसके बाद वो जो 90 डेज, खोसा साहब ज्यादा रोशनी डालेंगे, जो 90 डेज का जो मीटर है वो चल पड़ता है और वो अब हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या फैसला करता है। वो अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। उस पे क्या करते हैं? कल हमारे साथ एक वकील थे और उन्होंने ये बात की कि 90 दिन के बाद फिर अगर वाकई डिले में जाता है मामला तो फिर पहले वाली सूबाई हुकूमतों को वापस आना पड़ जाएगा क्योंकि निगरान हुकूमतें नहीं आगे मामला लेके चल सकती। ठीक है, टाइम थोड़ा है। 1 लाइनर आखिर में कॉमेंट आपका खोसा साहब। देखें सादिया, बिल्कुल गैर आईनी काम किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ये तो इनको जवाबदेही करना पड़ेगी क्योंकि तारीख बार बार ये कह चुके कि तारीख हम नहीं दे सकते इलेक्शन कमीशन। अरे भाई, तारीख जब तुम नहीं दे सकते तो फिर तुमने कैसे 30 नवंबर की दे दी, जब सुप्रीम कोर्ट बड़ा वाज़े तौर पे तशरीह कर चुकी है कि 105, 112 आर्टिकल के तहत जो है अगर गवर्नर नहीं देता सदर देगा, और सदर ने दे दी 30 अप्रैल की। और इसी तरह अगर 105 में गवर्नर देगा, इलेक्शन कमीशन तो तारीख दे ही नहीं सकती है। शेड्यूल में रद्दो बदल होता है, शेड्यूल और दे ही नहीं सकता। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। आई हैव टू वाइंड अप। साहब बहुत शुक्रिया, आप मायूं अख्तर खान साहब आपका भी शुक्रिया, बिलाल कियानी साहब आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने का शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।